अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको तैयारी करवाएंगे एंट्री टेस्ट की। एंट्री टेस्ट के लिए फ़िलहाल हम बायो का पहला चैप्टर करेंगे। एंट्री टेस्ट के लिए हम जो तैयारी करवाएंगे वो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कहा है कि इस पेंडेमिक की वजह से हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और एंट्री टेस्ट तो जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होगा अपने टाइम से हो जाएगा, तो उनका कोर्स कवर नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कहीं भी पढ़ पा रहे हैं। तो हमें रिक्वेस्ट की है, तो इस वजह से मैंने अपनी कोशिश की कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना ये जो है इसमें तैयारी करवा दूं, ताकि वो अपने आसानी से घर बैठ के अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि बेटा आपने जो प्रिपरेशन करनी है, अपनी मेहनत करनी है, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, और जब आपको बेस पता होगी तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तमाम तर बेसिक बातें आपको याद रखनी हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनके जो अगर उन्हें 4 या 5 जो भी उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो किसी भी स्टूडेंट को ऐसा महसूस होता है कि ये 4 के 4 सही हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि क्या तरीक़ाकार होगा जिससे कि वो पहचान करेंगे। हम आपको हर क्वेश्चन में साथ साथ में पहचान भी बताएंगे, और आपने ये नहीं समझना है कि ये हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है, ये भी मालूम है। नहीं, ये याद रखें कि एक स्टूडेंट तभी अपनी कंसंट्रेशन से पढ़ पाता है और समझ पाता है जब वो ये समझे कि नहीं, हमें तमाम तर अपने उस्ताद की बातें सुननी हैं, पूरी कंसंट्रेशन रखनी है, तभी हमें कामयाबी हासिल होगी। तो आपने पूरी कंसंट्रेशन से बात को सुनना है और उसको जहन नशीन कर लेना है, और कोशिश करना है कि उसको बार बार रिवाइज़ करें ताकि आपको याद रहे। बेसिक बातें याद होंगी तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी, और पूरे पूरे चैप्टर में जो जो भी ऐसे पॉइंट्स होंगे, कहीं से आपको कोई बात समझ ना आए तो वो बात आप पूछ सकते हैं मुझसे। आपके पास कई स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर होगा, मुझे मेरे नंबर पर आप मैसेज करके मालूम कर सकते हैं, या उसके अलावा आप कमेंट्स में मालूमात कर सकते हैं। ये देखें, ये बायोलॉजी का है, हमारा फर्स्ट ईयर की बायो का हम पहला चैप्टर करेंगे। और आप सब ये बात जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल बना हुआ है और जो मेरी एकेडमी है उसका नाम एन मलिक एकेडमी है, चैनल का नाम भी और एकेडमी का नाम भी। तो इस लिहाज से हम आपको इसमें कोशिश अपनी कर रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन करवा दूँ, लेकिन उस वक्त तक कोशिश में कामयाब मैं नहीं हो सकती जब तक बेटा आपका कोऑपरेट नहीं होगा। क्योंकि आपके ये जो, या तो आपके समझे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ इसमें फ़र्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं जिनका अभी स्टार्ट है, इंटर वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये होगा, उनका साल भर में तैयारी चलती रहेगी। और जो एंट्री टेस्ट की तैयारी में है इस वक्त, उनके पास तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, उन्हें दिन रात एक करना है, मेहनत करनी है, और बस ये चंद मंथ जो हैं, थोड़े से महीने, इनकी मेहनत की हुई उन्हें पूरी लाइफ का सुकून मिल जाएगा। और बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, तो इसलिए आप क्या है, आप बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाओ, यानी अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से उसको याद करो। एक होता है याद करना, रटना, हमें याद नहीं करना, हम ये कहेंगे कि हमें समझना है, क्योंकि याद किया हुआ तो भूल भी जाते हैं, याद किए में कोई कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होता, लेकिन एक जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो आप जब उसे बहुत अच्छे समझेंगे तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और फिर आपने जब समझना है तो आपने ये सोचना है कि जिस तरीके से आपको जितनी भी बातें पता है, जो भी आपकी नॉलेज है, उस नॉलेज में समझे कि एक इजाफ़ा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ एंट्री टेस्ट वाले पढ़ें, फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ें, इंटर वाले भी पढ़ें, और अपनी तैयारी वो कंटिन्यू अभी से जारी रखें, क्योंकि कतरा कतरा दरिया बनता है। और बिल्कुल ये सबसे बड़ी, हमने पहले भी आपको एक वीडियो में ये बात कही है कि बेटा सबसे बड़ी फ़तह अपनी फ़तह होती है, अपने आप को फ़तह करना। आपने ख़ुद को कहना है कि अभी यहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो आपने यहाँ से उठना नहीं है जब तक कि आपको सब याद ना हो जाए और सब आपको समझ ना आ जाए। उसके बाद आप अपनी तैयारी करके उसको मेन पॉइंट, मेजर पॉइंट्स को अंडरलाइन कर करके आप देख के उसका बाकायदा अपना टेस्ट करेंगे। बड़ी बात है कि आप खुद ही स्टूडेंट हैं, और ख़ुद ही अगर अपने उस्ताद बन जाओ और अपना टेस्ट करके फिर उसको चेक करो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मिस्टेक करो। लेकिन ये बेटा याद रखें कि अपने उस्ताद की, जिसने एक लफ्ज़ भी हमें सिखा दिया, वो हमारा उस्ताद है।
तो अपने उस्ताद की बातों को इनको फॉलो करना है। फॉलो करके आपके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि आप कामयाब हो, तभी आपने कामयाबी हासिल करनी है। और वहाँ पर भी ये है, एंट्री टेस्ट में आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन से ये होता है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सही को टिक नहीं कर पाते, बाद में उन्हें अफसोस होता है कि ये तो हमें आता था लेकिन हमारा उस टाइम पर हमारे जहन ने काम नहीं किया, हमने समझा ये है क्योंकि हम कंफ्यूज थे। आपको मालूम है कि हमारे ब्रेन को हम कहीं और बिज़ी करेंगे तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर है वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने अंदर भी इतनी टेंडेंसी पैदा करनी चाहिए कि अगर हम कहीं बैठ के कोई टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस टाइम पर इतनी कंसंट्रेशन हो कि हमें ये पता हो कि हमारा पेपर है और हम हैं बस, क्योंकि कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। ये वो स्टूडेंट भी हैं जो फेल हो जाएंगे, उन्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छे नंबर ले लेंगे, टॉपर्स होंगे, उन्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा। सब ने अपने लिए काम करना है, किसी से डर खौफ नहीं है, जहन पर ये रखना नहीं है कि हम कंफ्यूज हो गए थे इसलिए हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऐसा नो, ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी तैयारी बहुत शानदार रखनी है और आपकी तैयारी में अल्लाह आपका साथ देगा और इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। लेकिन शर्त यह है कि मेहनत तो कभी रायगा नहीं जाती है। तो आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नसीब बदल देता है मेहनत से। बस ये आप खूब मेहनत कर लें, कामयाबी आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। हर सब्जेक्ट में आपको बता दूंगी। जहाँ जो कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। चले अब हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। उसमें बिल्कुल बेसिक बातें होंगी, आपने परेशान नहीं होना। आपने वो बेसिक बातें भी पढ़नी हैं और समझनी हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट लेते हैं। जी देखिए स्टूडेंट्स, यह है सेक्शन नंबर 1 बायोलॉजी, और आप ये देखें, यह है चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी। इसमें जो हमने आपके लिए बेसिक क्वेश्चन निकाले हैं, देखिए आप ये नोट कर लीजिएगा, आप इसे साथ साथ लिखते जाएं, आपको सहूलत रहेगी। आप देखिए, द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन इज नोन एज, क्या बताया, स्टडी है सेल के स्ट्रक्चर की और उसके कंपोजिशन की, उसे क्या कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सी से सेल है तो सी से साइटोलॉजी। सेल की जब भी स्टडी की जाएगी तो सेल की स्टडी होगी ही साइटोलॉजी में। अब आपको सब पता होना चाहिए। देखिए टैक्सो में क्या होगा, नेमिंग का होता है। नाट में ही अंदर की हिस्ट्री होती है उसकी, टिश्यूज़ की। मॉर्फोलॉजी उसकी मूवमेंट आएगी, फिज़िकल उसकी जो भी मूवमेंट है वो आएगी। ठीक है, आपको ये यानी मेन इसकी बात पता होनी चाहिए। दूसरा देखें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश इज़ नोन एज क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। ये देखें, नोन एज हिस्टो। अब देखें हिस्टो का मायना क्या है। हिस्टो के स्पेल को थोड़ा सा घुमाएं तो ये टिश्यू बन जाएगा। तो आप याद रखें, हिस्टो मीन्स क्या है, टिश्यूज़। तो अब देखें स्टडी ऑफ क्या है, टिश्यूज़ आएगा। इसमें सेल कहा है, सेल के बाद आपको दूसरा देखिए आप क्या कहा, स्किन कहा है सी में, और बी में केमिकल्स है और ये टिश्यूज़ है। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होगा। टिश्यूज़ क्यों, क्योंकि हमें याद रखना है कि हमारे पास हिस्टो टिश्यूज़ हैं। नंबर 3, द वर्ड बायोज मीन्स, ये तो आपको मालूम है लेकिन आप जानते हैं 9th में भी पढ़ा। बायोज मीन्स क्या है, लाइफ। इसके बाद ऑल लिविंग मेड ऑफ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग। अब लिविंग किसका, लिविंग प्लांट्स का। तो अगर प्लांट्स का होगा तो हम कहाँ गए। बी में क्या है, एनिमल्स का। अगर एनिमल्स होगा तो प्लांट्स कहाँ चले गए, क्योंकि आपको मालूम है मेजर 3 ब्रांचेस में एनिमल है, प्लांट हैं और माइक्रोब्स हैं। इसके बाद इंसेक्ट अगर आ गए तो फिर बाकी सब कहाँ चले गए। आपको यूँ देखे पहचान रखनी है। इसके बाद है थिंग्स, यानी थिंग्स ही इस टाइम हो सकता है, क्योंकि ना तो सिर्फ एनिमल हैं और ना ही सिर्फ प्लांट हैं और ना ही सिर्फ इंसेक्ट है। जिसमें सब कुछ आ जाए तो वो क्या, नॉन लिविंग थिंग्स में सब कुछ आ जाता है।
जी स्टूडेंट्स, अभी देखें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हमने कहाँ तक बात की थी? थिंग्स तक किया था। थिंग्स तक मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था। अब थिंग्स मीन्स क्या है? उसमें एनिमल भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा और माइक्रोब्स भी आ जाएंगे, मीन्स सब कुछ आ गया। अब नंबर 5 में देखें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड द फंक्शन इज़ नोन एज द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, अब हम ये बात जानते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें क्या पता चलेगा, जिसमें स्टडी ऑफ डैश एंड फंक्शन, और उसको कहा क्या जाता है? सेल बायोलॉजी कहा जाता है। फंक्शन तो आ गया, अब हमें क्या करना है इसमें बताना है। देखें सेल कंपोजिशन, उसमें ये होगा कि अंदर उसके कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं। देखिए आपको यूँ चारों ऑप्शन का पता हो कि ये तो ये मतलब है कि सेल के अंदर कौन सी क्वांटिटी किस चीज़ की कितनी है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि वाटर के बनने में कितनी क्वांटिटी है, उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कंपोजिशन में ये चीज़ आ जाती है कि एक हाफ है तो एक फुल है, एक 2% है तो एक क्या है 3% है, ये आता है कंपोजिशन में। इसके बाद देखें हमारे पास फिर क्या होगा, फिर है एक, हम अभी जो सेल स्ट्रक्चर है इसको छोड़ते हैं, फिर है सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन में तो हमारे पास क्या आएगा? खाली माइटोसिस, मियोसिस और वैसे डिवीजन के मेथड जो होते हैं उन पर सेल डिवीजन होती है। यहाँ ये तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहा फंक्शन भी होता है और कहा कि सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, अब देखें यहाँ पर क्या है? सेल शेप। शेप में तो सिर्फ ये आ जाएगा कि सेल कैसा है, रेक्टेंगल है, ओवल है, या कौन सी शेप रखता है, राउंडेड है, ये आ जाएगा। सिर्फ शेप की बात की है। तो यहाँ क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड फंक्शन, तो ये आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी। ऐसे आपको 4 जो है ना ऑप्शन, पूरे चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही को टिक करें, ताकि आप ये कहें कि ये नहीं, ये क्यों नहीं, ये होना चाहिए, ये इसका मतलब ये है, इसका ये है। तो आपको पूरे 4 ऑप्शन का पता होना चाहिए। नंबर 6, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द लाइफ फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेन्स इज नोन एज। देखिए मेन बात आप पहले सोचेंगे सवाल को, जैसे हमने पढ़ा, आराम से पढ़ा, जैसे आपको हम पढ़ के बता रहे हैं ताकि हम आपको साथ साथ सिखा रहे हैं। हम तेज़ भी इसको पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं। अब आपसे क्या पूछा? लाइफ का फंक्शन और किसका? जो ऑर्गेन्स करते हैं उसको क्या कहा जाता है। अब हम देखें, अब हम जो आंसर है यहाँ उसको हम छोड़ते हैं, उसको हम करते हैं बाद में। देखें इसमें एवोल्यूशन, अब हमें पता होना चाहिए एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन तो क्या है? हमारा अपने आबाद अजदाद से जो वास्ता था उनके साथ मैच करते हैं, वो है। फिर है प्लेनियो। प्लेनियो किस में आ जाएगा? प्लेनियोटोलॉजी, ये आ जाएगा फॉसिल्स की होती है। ये आपको पता है कि रिमोट पास जो फॉसिल्स हैं या जो हमारे पास ये अभी फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी है, तो ये भी नहीं होगी इसमें। अब इसके बाद है ये पैथो। पैथो आपको मालूम है किसे कहते हैं बेटा? पैथो कहते हैं डिजीज़ को, डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया। तो पैथो मीन्स क्या होता है? जो डिजीज़ काजिंग होते हैं। तो इसमें तो यहाँ पर ये इसका फंक्शन का जिक्र ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं। इट मीन्स यकीनन ये फिजियोलॉजी होगा, क्योंकि हमें सपोज़ पहले पता चला कि भाई शायद ये फिजियोलॉजी, लेकिन हमने कहा है ऐसा नहीं हो, कोई और हो, तो हमने सबको देखा तो हमें पता चला नहीं फिजियोलॉजी है। इसके बाद देखिए 7, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डिजीज़ एंड देयर काजेस एंड सिम्टम, यानी जो बीमारियों से ताल्लुक़ रखती है ब्रांच, और उसकी वजूहात क्या हैं। काजेस का मतलब उसकी वजूहात क्या हैं, सिम्टम्स मीन्स उसकी अलामात क्या हैं, इफ़ेक्ट उसके असरात क्या हैं, इज़ नोन एज, यानी वो ब्रांच जिसमें डिज़ीज़ कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, फिर कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं और उनका बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सब ये पता चलेगा। तो वो क्या है? डिज़ीज़ के बारे में है। तो अब इसमें देखते हैं हम, पहले हम शुरू से लेते हैं फिजियो। फिजियो तो नहीं आएगा इसमें। साइको, साइको भी नहीं आएगा। साइको तो ये होता है कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, जैसे हर इंसान साइको होता है बेटा। जैसे हम आजकल किसके एंटी टेस्ट के पीछे पड़े हैं, तो ये भी साइकोलॉजी है हमारी। हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, ये भी हमारी साइकी है। एक इंसान को ये होता है कि मैं कपड़े ही कपड़े बनाता जाऊं, एक को ये होगा कि मैं बुक्स ही बुक्स जमा करूं या पेन ही पेन जमा करता जाऊं। तो ये क्या है? ये सब साइकी होती है, ठीक है। इसको इसमें आ जाती है साइकोलॉजी। इसके बाद देखिए क्या है? फॉसिल। फॉसिल तो आप जानते हैं कि फॉसिल का मतलब क्या है? जो
मर चुके हैं और ज़मीन में या पहाड़ों में कहीं भी दफन है, और उनका जो सांचा होता है स्केच, वो फॉसिल्स कहलाता है। देखिए हमने आपको डिजीज़ का नाम आ गया, डिजीज़ हम आपको बता चुके हैं। मेन जो वर्ड है आप याद रखेंगे, पैथो। पैथो मीन्स डिजीज़ काजिंग, ठीक है। तो ये क्या है, पैथोलॉजी आएगा इसमें, स्टडी में पैथोलॉजी आएगा। फिर है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको मालूम है कि उसकी स्टडी को क्या कहा जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या है, बायो, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर डाउट है तो हम कहेंगे नहीं कोई और भी तो हो सकता है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये तो फॉसिल्स के लिए लिखा है, पेटेनियोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, पेटेंटोलॉजी फॉसिल्स की, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स की, और एम्ब्रियोलॉजी एग की होती है, ठीक है। एक फॉसिल्स की है, एक एग के बारे में है, एक मॉलिक्यूल के बारे में है। और यहाँ तो उन्होंने क्या कहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहा जाता है, और स्टडी मीन्स क्या है, आप जानते हैं कि हम उसमें क्या कहेंगे, लॉजी, माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ये आपने इस तरीके से बताना है। पहले एंटोलॉजी क्या है ये याद रखें, फॉसिल्स के लिए मीन्स या ब्रांचेस की ही सारी जो है ना स्टडी है। फर्स्ट चैप्टर है ज़रा इसलिए, और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि तकसीम करना, ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की, इन डिफरेंट पार्ट्स, उसके मुख्तलिफ हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में, दुनिया में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मुख्तलिफ हिस्सों में, उसका बताया, पूछा इन्होंने कि क्या कहते हैं उसको, हमें ये बताना है कि उसको क्या कहते हैं। देखें लिमिटेड एरिया। अब देखिए लिमिटेड एरिया का मतलब होता है कि कोई मखसूस एरिया है जो बस एक तरफ को है और वो किसी एक काम के लिए मख्तस है, तो उसे मखसूस एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, दूसरा ये है अनलिमिटेड एरिया। अनलिमिटेड एरिया कौन सा होगा हमारे पास, जिसमें कि एरिया को नापा ही नहीं जा सकता, कोई पता ही नहीं है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। और फिर यहाँ क्या है हमारे पास, हाफ पार्ट। हाफ पार्ट का मतलब तो आधा हिस्सा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स की क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में पूरी वर्ल्ड की बात की है। तो वर्ल्ड की बात की है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स आ जाएगा। यानी वर्ल्ड में प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्ट्स में ही है। हमें मालूम है कि डिफरेंट प्लेसेस पर है। देखिए जो सर्द इलाकों में होती हैं चीज़ें वो गर्म में नहीं होती। हमारे पास यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते। तो इस तरीके से है कि कुछ फल किसी इलाके के होते हैं, कुछ प्लांट किस इलाके के होते हैं। तो वो उन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है, उन्होंने क्लाइमेट की वजह से कर रखी है कि क्लाइमेट जहाँ का जैसा है और जिस प्लांट को जो टेम्परेचर चाहिए, जो उसकी नीड होगी, उसके तहत उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। इसके बाद देखें द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया की स्टडी है, बैक्टीरिया की स्टडी एंड देयर इंटरेक्शन, और उनका आपस का बाहमी ताल्लुक़ विद अदर लिविंग एंड द नॉन लिविंग, के बैक्टीरिया का ताल्लुक़ अदर लिविंग से भी होता है और नॉन लिविंग से भी होता है। तो उसको क्या कहा जाएगा, बैक्टीरिया की स्टडी है ना। आप देखें बैक्टीरिया की, तो आपको पता है कि स्टडी, इसका मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जी बेटा देखिए हमने आपको बताया है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया मीन्स क्या होगा, बैक्टीरियोलॉजी। अब हमें तमाम आने चाहिए। देखिए पहला क्या है, एंटोमोलॉजी। आपको पता है एंटोमो ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से निकला है, एंटोमोन। एंटोमोन मीन्स क्या है, इंसेक्ट्स। तो एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसके बाद बायोलॉजी की तो आपको मालूम है डेफिनेशन, स्टडी ऑफ लाइफ है। और देखें यहाँ क्या दिया हुआ है, पैरासाइटोलॉजी, इसमें भी पैरासाइट्स की स्टडी है। अब हमसे पूछा क्या इन्होंने क्या, बैक्टीरिया की स्टडी। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इसके नाम में ही छुपा हुआ है, मीन्स क्या कहा जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होगा, तब आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। आप उसमें से तलाश ना करें कि सही कौन सा, सही कौन सा नहीं, हर एक ऑप्शन को पढ़ें तो आपको उसका आंसर मिलेगा। फिर है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आप देखें, एम्ब्रियोलॉजी में मेन बात हमने आपको बता दिया कि एम्ब्रियो किसे कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है एग को, ठीक है। तो अब है एम्ब्रियो, ये जो हमारे पास चिकन का एग है, मुर्गी का अंडा है, इसमें भी आपको पता है चिक एग में भी
जो दरमियान में जर्दी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे एम्ब्रियो ही कहा जाता है, यॉक ही कहा जाता है। तो एग का नाम है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आ। अब देखें, फ्रॉम आ हम तमाम चीज़ें लेते हैं और तमाम को हम समझते हैं। ये देखें, ये क्या है, स्पर्म। आपको पता है स्पर्म क्या है? स्पर्म मेल का गैमेट है, सिर्फ मेल के गैमेट को स्पर्म कहा जाता है। इसके बाद है ओव्यूल। ओव्यूल आपको मालूम है, ये प्लांट का होता है, प्लांट का जिसमें सीड प्रिपरेशन होती है, ये ओव्यूल होता है। इसके बाद गैमेट्स। गैमेट्स कौन से होते हैं? गैमेट्स हर एक ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन का गैमेट क्या है? फीमेल का गैमेट एग है और मेल का गैमेट स्पर्म है। तो लेकिन क्या है, उन्होंने कहा एम्ब्रियोलॉजी में पूरी बाकायदा स्टडी किसकी? डेवलपमेंट की स्टडी है। तो डेवलपमेंट किस में आएगी? फर्टिलाइज्ड एग में आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन में पूरे स्टेप्स कैसे कंप्लीट होंगे, वो सारी स्टडी आएगी। इसके बाद है 12 में हमारे पास क्या है? 12 में देखें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड डैश इज नोन एज जेनेटिक्स। अब देखिए, हेरिडिटी से जिसका ताल्लुक़ है उसको कहा जाएगा, हेरिडिटी से जिसका ताल्लुक़ है उसमें। अब देखिए, हम देखते हैं हिस्टो में तो ब्रांच में क्या किया जाता है? हिस्टो टिश्यू हो गए। टैक्सोज में क्या होगा? टैक्सो में नेमिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद है पैथो। अब हम जानते हैं भाई, पैथो मीन्स तो क्या है? डिजीज़ है, तो पैथो भी नहीं हो सकता। अब क्या है? एकोलॉजी। एकोलॉजी में क्या होगा? इन्वायरमेंट के साथ जो है हेरिडिटी में, इन्होंने यहाँ ये वाला दिया ऑप्शन, जबकि इसके और ऑप्शन होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने ये दिया है तो कोई बात नहीं। इट मीन्स क्या है? एकोलॉजी के इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। हमारा रिलेशनशिप है ना अपने इन्वायरमेंट के साथ, हमारा क्या रिलेशनशिप है? क्या प्लांट से हमारी है कोई रिश्ता? बहुत गहरा रिश्ता भाई, वही तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनसे बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। इसके अलावा हमारा एनिमल से रिश्ता है, बिल्कुल है। हम जो है मुर्गी का अंडा खा लेते हैं। इसके अलावा हम गाय का दूध पीते हैं, गाय का बकरे का हम गोश्त खाते हैं। तो हमारा इनसे ऑर्गेनिज्म से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। तो एकोलॉजी से हमारा हुआ ताल्लुक़। अच्छा, अब है इसमें नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ डैश इज़ नोन एज द एंटोमोलॉजी। अब आपको जब एंटोमो का मायना मालूम होगा तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। एंटोमो मीन्स क्या है? हम ये बात जानते हैं कि एंटोमो मीन्स क्या होगा। देखिए, एंटोमो मीन्स हमने जी एंटोमो मीन्स देखें क्या होगा। अब यहाँ हम देखते हैं ये प्लांट्स हैं, नहीं, हम जानते हैं प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी। एनिमल, नो, एनिमल की स्टडी को हम जानते हैं कि ज़ूलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? बर्ड्स आपको मालूम है कि किस में आते हैं? बर्ड्स आते हैं क्लास में एव्स में, ठीक है, वो क्लास में आएंगे। इसके बाद यहाँ क्या है? ये हमारे पास दिया हुआ है इंसेक्ट्स, और हम जानते हैं कि एंटोमोलॉजी मीन्स क्या है? एंटोमो मीन्स क्या है? इंसेक्ट्स है, इसलिए इंसेक्ट आएगा। हमें कैसे पता चला? हमें इनका सब ऑप्शंस का पता है, तो हमें इसका भी पता चल गया जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है हमारे पास? ऑल एक्सेप्ट डैश, यानी तमाम सिवाय इसके, आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। अब सिर्फ एक के सिवा तमाम एग्जाम्पल नेचुरल क्लोनिंग की हैं। एक के सिवा तमाम एग्जाम्पल नेचुरल क्लोनिंग की हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें उन्होंने यानी ये कह दिया है कि एक नहीं है, बाकी सब नेचुरल क्लोनिंग हो रही है। अब कौन सी नेचुरल क्लोनिंग? अब रीजनरेशन इन्होंने दी है। रीजनरेशन में क्या होगा हमारे पास कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। इसके बाद कैंसर के भी सेल्स क्या हैं? वो कंटिन्यू अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं और कैंसर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर भी जब बॉडी में हो जाएगा तो वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। और ट्यूमर कहते हैं फोड़े को। एक होता है हमारे पास दाना,
और एक होता है हमारे पास जैसे फोड़ा, तो ट्यूमर का नाम होता है फोड़ा। जब भी ट्यूमर होगा तो वो बढ़ेगा, उसके अंदर कोई फ्लूइड होगा और वो बस्ट ज़रूर होगा। उन्होंने कहा है कि तमाम की तमाम नेचुरल क्लोनिंग है। देखें, नेचुरली रीजनरेशन भी होगी नेचुरली। इसके बाद हमारी जैसे स्किन है, कहीं से कट जाती है, कहीं से कोई कट आ जाता है, तो अपने आप ही वहाँ स्किन बन जाती है। तो क्वेश्चन को समझना है, ऑल तमाम चीज़ें एक्सेप्ट डैश आर द नेचुरल क्लोनिंग। ठीक है, कोई एक चीज़ है इसमें जो नेचुरल क्लोनिंग में आएगी और बाकी तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक चलेंगी। इसमें देखें आइडेंटिकल ट्विन्स दे रखे हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, तो इसमें आएंगे आइडेंटिकल ट्विन्स, हमें याद रखना है। अभी 99% ऑफ द लिविंग सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 एलिमेंट। अब देखें 99% कहा है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा है कि लिविंग सिस्टम्स कहे हैं, जो हमारी बॉडी में सिस्टम चलते लिविंग कि वो क्या है, 4 एटम्स से मिलकर, 4 कोई चीज़ें उनसे मिलकर वो बन रहे हैं, वो हमें बताने हैं। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। यहाँ देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। हमारे पूरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि हुआ है ही है। हमने जो रोटी खाई है, जो चावल खाए हैं, जो हमने आलू खाया, कोई भी चीज़ हमने खाई, गोश्त खाया, इनमें सब में लिपिड्स होंगे, फैट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन हमारी बॉडी में जो बड़ी मिकदार में कोई ऐसी चीज़ है जो पैदा हो रही है और हार्मफुल है और उसको बॉडी से निकलना है, तो आपको पता है, देखें आप यूँ चेक करें, सल्फ़र भी नहीं है हमारी बॉडी में। ये नहीं कि वो हर वक्त तैयार हो रहा है, बन रहा है। फास्फोरस भी हर वक्त तैयार हो रहा है, बन रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पी मीन्स फास्फोरस। लेकिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हर वक्त प्रिपेयर हो रहा है, जो या तो यूरिया की शक्ल में, ठीक है, या अमोनिया की शक्ल में बाहर आ रहा है और टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक्सक्रेशन में बाहर आ जाता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हर वक्त जो है वो फॉर्म्ड हो रहा होता है और मौजूद होता है। ठीक है, 4 एलिमेंट हैं, तो ये 4 एलिमेंट हर वक्त हमारी बॉडी में मौजूद हैं। इसके बाद है मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। अब देखिए मलेरिया, ये तो आपने वैसे पढ़ भी रखा होगा कि मलेरिया किसके ज़रिए होता है। तो मलेरिया होता है ख़ास किस्म का मॉस्कीटो है जिसकी जीन के एनाफिलस है और फीमेल है, उससे मलेरिया काज होता है। अब यहाँ क्योंकि हमें अब यह लिखा है वायरस, वायरस तो बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है, डेथ कर जाता है। फंजाई, फंजाई से मलेरिया हो नहीं सकता है क्योंकि ये मॉस्कीटो से होता है। इसके बाद क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी नहीं होता। हाँ प्लाज्मोडियम, ये क्या है, ये मलेरिया की काइंड है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे होता है मलेरिया। ठीक है, ये उसकी मॉस्कीटो की जो वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके फीवर का नाम है और इसके जरासीम का नाम है मॉस्कीटो का, जो बॉडी में जाएगा, जो एनाफिलस के मुंह से निकलेगा और फिर प्लाज्मोडियम जो है वो कास्ट कर देता है, यानी बना देता है। इसके बाद है द टेक्निक ऑफ वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, ये आपने याद रखना है कि किसके ज़रिए। अब देखिए उन्होंने आपको एडवर्ड 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 ये लगा दिया सब में। अब आपको दोनों नाम याद रखने हैं, एडवर्ड जेनर। ये नेम्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें कोई तकनीक नहीं है। हाँ, नाम से मैच करके आप इसको जोड़ लें तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, हमारे 17 हो गए जी स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एन ऑटोट्रॉफी में बी प्लेस्ड इन फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट किसके, किसके सिवा बाकी सब ऑटोट्रॉफ हैं, एक के सिवा बाकी सब ऑटोट्रॉफ हैं। तो ऑटोट्रॉफ कौन से हैं, हर वो जिसके पास क्लोरोफिल है वो ऑटोट्रॉफ है, वो सनलाइट में अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा। अब आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, मुनेरा। अब अगर आपको किंगडम्स याद है, 5 किंगडम, तो आपको पता होना चाहिए किंगडम मुनेरा में क्या होता है। उसमें बेटा प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स में आता है मुनेरा में, बाकी कोई भी नहीं आता। आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है। फिर है
हमारे पास ये भी इसमें फाइलम में ही दे रखा है, प्रोटेक्टिस्टा या प्रोटिस्टा। अब हमारे पास प्रोटेस्टा में क्या आता है, इसमें तो बाकायदा उन्होंने 3 इसकी कैटेगरीज दे रखी हैं आपको बुक में। एनिमल लाइक दिया हुआ है, प्लांट लाइक दिया हुआ है और फंजाई लाइक दिया हुआ है। तो आपको पता जब प्लांट लाइक आ गया इसके अंदर तो वो भी क्या है, वो ऑटोमेटिक अपना फूड प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके बाद है प्लांटी। प्लांटी में तो तमाम प्लांट आ गए, वो ऑटोट्राफ हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट में फोटोसिंथेसिस से। अब है फंजाई। अब देखिए फंजाई में हमारे पास मेजर बात ये, ऑटो का फंजाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि फंजाई के पास मेन चीज़ क्लोरोफिल है ही नहीं है। फंजाई आप जानते हैं कि क्लोरोफिल उसके पास है ही नहीं, वो फूड प्रिपेयर कर ही नहीं सकता है। तो इस वजह से ज़ाहिर है यकीनन ये फंजाई है, वो जब भी कहीं पाया जाएगा तो एल्गी के साथ रहेगा, और वैसे वो एल्गी के अलावा कहीं रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ हाइफी होती हैं रूट्स जो प्रिपेयर, जिससे वो वाटर सक करता है और बाकी वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। और फंजाई आपने यकीनन देखा होगा जो अचार को फफूंदी लग जाती है बिल्कुल वाइट, वो फंजाई है। ये जाले इधर उधर लग जाते हैं वो फंजाई है। फंजाई में बहुत काइंड्स है, इंसान के जिस्म पर जो दाद हो जाते हैं वो भी फंजाई है, ठीक है। क्योंकि जो ऑटो होगा ना, ऑटो पैरासाइट नहीं होगा, ऑटो ट्रैफिक जो होगा वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा, और फंजाई क्या है, वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। मीन्स चारों ऑप्शन आपको आने चाहिए बेटा, तो आपने चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अब देखिए हम कहाँ तक, अभी हम आज 20 क्वेश्चन कर लेंगे। आज के लिए आपके 20 क्वेश्चन बहुत हैं, आपने इनकी बेसिक सारी बातें याद रखनी है। और अभी हमने जो आपको इतना पढ़ाया तो माशाल्लाह आपको समझ भी आ गया है, आप ज़ाहिर ज़हीन बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आप इसको याद भी करें। और उसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो माशाल्लाह वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। शाबाश, अब हम भी आपके उस्ताद का ही दर्जा रखते हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो यकीनन मैं उनकी भी उस्ताद हूँ। तो आप उस्ताद का कहा भी मानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नेकी करें, इसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरे बच्चे भी अपनी तैयारी कर सकें। और अल्लाह ताला जब मदद करते हैं किसी की तो अल्लाह ताला उसका अजर देता है, सिला देता है। उसी के नतीजे में हो सकता है कि परवरदिगार आपके नाम सीट लिख दे। तो आप दूसरों को लाजमी शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। आप मैं माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से परवरदिगार की ज़ात आला व अफजल है, और हाकमियत उसी को है, किसी इंसान को नहीं है। लेकिन यह है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, मेरी नेचर में है हार्ड वर्क, इस वजह से माशाल्लाह मैं हर सब्जेक्ट में ऑल राउंडेड हूँ। तो आप मुझसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, कोई चैप्टर के बारे में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लाजमी काम आऊँगी और आपको लाजमी बताने की कोशिश करूँगी। अभी देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, हम जो करेंगे 19 में क्या है, द लाइफ वाज एवॉल्व्ड फर्स्ट, कि फर्स्ट लाइफ किससे बनी थी सबसे पहले। तो ये देखें ऑन अर्थ उन्होंने क्या कहा है, एवॉल्व किससे निकली थी, तो लाइफ ज़मीन से निकली थी। नो नो, अर्थ में तो हमारे पास क्या है, अर्थ को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन में आती हैं वो स्काई आसमान से भी नहीं थी। इसके बाद क्या, पहाड़ों से भी नहीं थी। वाटर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पानी ही पानी हुआ करता था ज़मीन पर। सबसे पहले तो बिग बैंग हुआ था जिसमें आग ही आग होती थी, कई बिलियन ईयर्स तक वो आग जलती रही, और फिर बायोमॉलिक्यूल पैदा हुआ, फिर वाटर बना था, वाटर से वो आग भी बुझ गई, और फिर जो है इस वजह से वाटर के बाद लाइफ बनी थी। वाटर तो लाइफ का बेसिक नीड है ना वाटर, इसलिए। क्योंकि कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होते हैं ना, जनरल नॉलेज का, ताकि आपको डीपली पता हो। ये इसमें ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि ये तो बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। इसके बाद 20 है, इन लिविंग वर्ल्ड एंड स्पेस देयर आर एसोसिएशन, यानी शिरकत करना या वास्ता या ताल्लुक़, विच आर, यानी एसोसिएशन वर्ल्ड की और स्पेस की किन की है, जिनमें देखें सिम्बियोसिस आ रहे हैं। सिम्बियोसिस कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे, एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, वो हम अभी आपको बता रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज़िंदा रहेंगे
लेकिन यह है कि एक दूसरे के साथ ही ज़िंदा रहेंगे, और कुछ तो एक दूसरे के बगैर जिएंगे ही नहीं। जी बेटा, अज़ान शुरू हो गई थी, इसलिए हमने थोड़ा स्टॉप ले लिया था। तो इसमें जो है आप 20 क्वेश्चन की हमने पढ़ा था, और 20 क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। बल्कि 19 में थोड़ा सा मैं और भी आपको बताऊं कि आपको पता है कि बिग बैंग जब हुआ था तो उसके बाद अब क्या हम कह सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। साइंटिस्ट से कहते हैं हम किसी सितारे से आए हैं। क्यों सितारे से हैं? क्योंकि इंसान बहुत ही आरामदेह है। हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले हम बहुत अच्छी जगह पर थे। फिर वो ये कहते हैं कि अगर जाके स्पेस से या मून से अगर अर्थ को देखा जाए तो अर्थ बिल्कुल काले पानी जैसी है। इसका मतलब कि इंसान को ज़मीन पर फेंका गया है, परवरदिगार ने किसी अच्छी जगह से उठा के, कोई मिस्टेक हमने की है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए हैं। और जब आग ही आग थी, बिग बैंग हुआ था, तो बिग बैंग के बाद बिलियन ईयर्स तक वो आग जलती रही। फिर परवरदिगार ने बहुत बरसात बरसाई थी। उसके बाद क्या, पानी पैदा हुआ, फिर ज़िंदगी पैदा हो गई थी। ज़िंदगी में डायनासोर आ गए थे। फिर डायनासोर को परवरदिगार ने कैसे ख़त्म किया था कि फिर स्नो फॉलिंग हुई थी और इतने टेम्परेचर गिर गया था, इतना डाउन हो गया था कि जिससे हर चीज़ फ्रीज़ हो गई थी। तो वो जो डायनासोर हैं वो भी फ्रीज़ हो गए थे। और जी बेटा, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर चला गया था, जिससे डायनासोर भी फ्रीज़ हो गए थे। और उसके बाद कुदरत ने क्योंकि हमें आना था दुनिया में, तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद इंसान को पैदा किया था, जानवरों को पैदा किया था, और जो ज़िंदगी परवरदिगार के हुक्म से अब तक चल रही है। तो बेटा, इस लिहाज से वाटर से ही सब कुछ बना था, क्योंकि वाटर में ही बैक्टीरिया थे। फिर वाटर में ही हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट का ख्याल है कि वो सोचते हैं फर्स्ट जिसने हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा की वो क्या थे, वो ये बैक्टीरिया ही थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, जिन्होंने हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा की थी। और फिर हम ज़िंदा रहा, इंसान ज़िंदा रहा, जानवर ज़िंदा रहे। चले बहरहाल, ये तो हमने आपको वैसे ये बात बता दी है। अच्छा, इसके बाद हम 20 क्वेश्चन में ये बात कर रहे थे कि इसमें देखिए, पहला सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस में बेटा ये है कि कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, यानी तुम नहीं तो हम नहीं, या हम नहीं तो तुम नहीं, वो सिम्बियोसिस है। मीन्स मेड एन एसोसिएशन विद वन अनदर। उसमें देखिए भीड़ है और इंजीर है। मतलब ये कि इंजीर का फल आज हम अगर खा सकते हैं तो हम क्यों खा सकते हैं? क्योंकि हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि भीड़ जो है अंडे देता है तो इंजीर बनता है, वैसे इंजीर नहीं बनेगा। भीड़ कौन सा? काला वाला जो ततैया घूम रहा था ना, भंवरा। तो देखिए वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो ना हो तो इंजीर ना हो। इसी तरह दीमक अगर लकड़ी खाती है तो उसके लकड़ी को हज़म करने के लिए उसकी इंटेस्टाइन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो वो क्या है, उसको लकड़ी को हज़म करने में मदद देता है। इसके अलावा क्या है, एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं और मिल के रहते हैं और लाइफ अपनी जीते हैं। तो सिम्बियोसिस तो ये होते हैं। फिर देखें म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म क्या होता है? इसमें भी ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से एसोसिएशन कर लेते हैं, और लेकिन यह है एक पूरी की पूरी एसोसिएशन से एक ऑर्गेनिज़म बेनिफिट हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो उससे अलग होगा तो फिर क्या है, वो सरवाइव करेगा, इंडिपेंडेंटली भी वो ज़िंदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ है तो ज़िंदा रहेगा और उसके अलावा नहीं ज़िंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद देखें आपके पास सी क्या है। सी हमारे पास है कॉमनिस। ठीक है, कॉमनिस आप कहेंगे कॉमनिज़लिज़म, कॉमनिज़लिज़म। ठीक है, क्या कहेंगे? कॉमनिज़लिज़म। इसमें क्या है, इसमें भी एसोसिएशन, सब में एसोसिएशन मेड करेंगे। इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो के दरमियान में एसोसिएशन होगी जिससे एक दूसरे से बेनिफिट हासिल होगा। मीन्स क्या होगा कि वन गेट करेगा बेनिफिट अदर से, लेकिन क्या होगा, जो दूसरा होगा उसको इन्फेक्टेड नहीं करेगा, उसको हार्म नहीं देगा, उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगा। उससे जब ले लिया कुछ तो उसको उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, उसको हार्मफुल उसके लिए नहीं होगा। इसमें जैसे देखिए पैरासाइट हार्मफुल हैं, वो हमें क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज जो हैं उन्होंने एसोसिएशन एक दूसरे से की हुई है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा। ठीक है बेटा, आपको समझ आया है? आपने बस ये बात याद रखनी है कि अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेशक वो बार बार रिपीट हों,
आपको हर एक के जो 4 ऑप्शन है वो आपको आने चाहिए, 4 के 4 ऑप्शन आपको आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। जब आपको 4 ऑप्शन आएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप गलती नहीं करेंगे और आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको डॉक्टर बनाए। तो आप भी कोशिश करें, मेहनत करें, अपने रोज़ाना अपनी अम्मी से दुआ लिया करें, अबू से दुआ लिया करें। माँ बाप की दुआएं जो होती हैं वो इंसान को बहुत बुलंदियों तक ले जाती हैं। तो अपने पेरेंट्स को कहा करें कि अबू हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अम्मी को भी कि अम्मी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो कामयाबियाँ तब मिलती हैं जब दुआएं पीछे होती हैं, और दुआएं जो होती हैं वो तो तकदीरें बदल देती हैं, मुकद्दर बदल देती हैं। तो इसलिए आप दुआएं भी ज़रूर लें, अपने माँ बाप को खुश रखें, उनके ओबीडेंट रहें और लाजमी अपनी स्टडी करें, पढ़ें। अगर आप मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं, बोरिंग हो गए तो ठीक है, अगर बीच में आपको चाहिए कि आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट भी ले लें। उसमें आप कोई लाफ्टर चैनल देख लें या कुछ भी, आप अपना जो काम आपने करना है वो करें। 5 टाइम नमाज के लिए बीच में से निकालें और अपने आप को बिल्कुल बुक्स में ऐसे करें कि जैसे किताबों में दफन कर दिया खुद को, ऐसा कर लें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब शुरू में आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 20 क्वेश्चंस को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं और आपके इनके हर एक के 4 ऑप्शन आपको पता है, 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना बन गया हमारे पास? 4 2 ज़ा 8, 80 बन गए एक तरह से ये क्वेश्चन ना, 80। आप अगर देखें 4 ऑप्शन है तो 80 बन गया। आपको 80 की कहानी पता होनी चाहिए। तो आपने बोर भी नहीं होना है और आपने कहा भी मानना है और उस तरीके से ही चलना है जैसे कि आपको आपके उस्ताद कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं, तो कामयाब आप ज़रूर होंगे। हमने आपको पहले ही कह दिया है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपके हमारे साथ एक प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से ये है कि यही रिश्ता हमारा मोबाइल से और स्टडी का रिश्ता हमारा आगे चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें अपने बहन भाइयों की, आपकी मदद हो जाएगी। शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं इसमें से। ठीक है बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।